अभिषेक, अगर आप ओवैसी साहब से पूछ सकें, गोपालगंज सीट पर उन्होंने भी काफी जोर लगाया था, लेकिन नतीजा तो उनके हक में नहीं आया। बिल्कुल, देखिए ओवैसी साहब हमारे साथ हैं और लगातार खबरों से अपडेट हैं। इस समय जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी उनकी पूरी निगाह है, उन्हीं से बात करते हैं। आपसे मैं जिस समय बात कर रहा हूं उस समय उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और मैंने अभी गौर किया कि आपकी भी निगाहें लगी हुई थीं। मोकामा से शुरुआत करते हैं और गोपालगंज की बात करते हैं। आपने भी तो चूंकि ताकत लगाई थी, क्या दिख रहा है, जो नतीजे हैं क्या इशारा कर रहे हैं? नहीं, मोकामा में तो राजद की सीट थी, वो वहाँ पे जो विधायक थे उनको कोर्ट ने सज़ा दी, तो बाई इलेक्शन हुआ। गोपालगंज में हमारे कैंडिडेट ने वहाँ पर मुकाबला किया, बीजेपी का विधायक वहाँ पर था, तो हम लोग वहाँ से अपना कैंडिडेट खड़ा किए। अभी हमको जो मालूम हुआ है कि हम लोग कुछ 12 या 13 हज़ार वोट लिए हैं, तो बिल्कुल ही अख्तर उल ईमान साहब और वारिस पठान साहब, जो हमारे बिहार की टीम है, आफ्ताब साहब, आदिल साहब, इन सब ने बड़ी मेहनत की वहाँ पर, तो 12,000 वोट आए हमको। ठीक है, इसको लेके आगे बढ़ेंगे। आपके लिए ठीक है, मगर जिस एक तमगे से आप लगातार लड़ते आए हैं अपनी सियासत में, वो फिर जुड़ेगा कि बीजेपी को बढ़त दिला दी आपने, वो फिर आप पे आरोप लगना शुरू। देखिए, आरोप लगना तो हमारी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि मुक़द्दर में लिखा जा चुका है, मगर आरोप का फैसला तो अल्लाह ही करने वाला है। अब लालू यादव के 8,500 वोट लिए, 8,800 करीब वोट लिए, उनको क्या बोलेंगे, तमगा देंगे या बोलेंगे नहीं नहीं घर का आदमी है, लालू जी का साला है, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी पार्टियां भी तो लड़ी, उनको भी तो बोलिए। अच्छा ये बताइए, लोकतंत्र में, जमहूरियत में जनता वोट देती है ना, तो जनता क्या ऐसे ही बातों से मुतासर होती है क्या? मैं इसका एक आपको रिप्लाई देता हूँ। ये कहा जाता है कि आपकी जो रीच है वो इतनी इंटेंस रीच है एक तबके में कि आप जब आते हैं तो उस तबके के वोट बढ़ जाते हैं और बीजेपी को फायदा हो जाता है। गई नहीं, गोपालगंज हम गई नहीं। आपका नाम तो कैरी हुआ ना कि ओवैसी साहब के उम्मीदवार हैं ये। भाई हम गई नहीं, वारिस अख्तर उल ईमान साहब, आफ्ताब साहब, आदिल साहब और पूरा हमारे बिहार की टीम वहाँ पर मेहनत की। एक रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट है, एक नेशनल रूलिंग पार्टी का कैंडिडेट है, और आप हमसे बोल रहे हैं कि अरे भाई आप हार जाते हैं तो हम पे इल्ज़ाम लग जाता है, आप जीत जाते हैं तो परिवार जीत गया। ये कैसा होगा? अच्छा, बिहार से हटते हैं, पूरे आपको क्या सबक क्या लगता है, चूंकि आप सिर्फ हैदराबाद से कब के निकल चुके हैं और आप तमाम हिस्सों में लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय। यूपी में जो नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, हरियाणा बीजेपी जीत रही है, वहाँ पर हम लड़े, यूपी आप नहीं लड़े। हरियाणा में भी नहीं लड़े हम। फिर अब बताइए आप, तो हम यही कह रहे हैं ना कि ये बड़ा कन्वीनियंट इन लोगों का है, माने एक एरोगेंस है उनका और अहंकार है, लेजीनेस है। मैं इसी को आप स्पेंड कर रहा था, मैं कह रहा था मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूँ, वहाँ टीआरएस को कड़ी टक्कर बीजेपी दे रही है। मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा की, वहाँ भी बीजेपी टक्कर दे रही है। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये जो आप देख रहे हैं उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी की लीड तमाम जगहों पर दिख रही है, अब असदुद्दीन ओवैसी को क्या रास्ता दिखता है? इसके रुझान को देखते हुए 2024 का रास्ता क्या आपको दिखता है? अगर ऐसे ही रहा तो फिर तो वोट बटेंगे और बीजेपी आगे बढ़ेगी। तो 2024 तो बहुत दूर की बात है ना, उनूस दिल्ली दूरस्थ, तो बहुत दूर है अभी 2024, अभी तो हम 22 में हैं। ये तो उन लोगों को सोचना है जो दोबारा तीसरी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी को नहीं देखना चाहते हैं, उनको सोचना है। भाई वो अगर साथ लेंगे सबको, और अगर वो समझेंगे नहीं हम ही हैं जो सब कुछ कर पाएंगे और हम इनसे बेहतर हैं, दूसरे कमतर हैं, और दूसरों को हम मंच पर बिठाना तो छोड़िए, हाथ तक नहीं लगाएंगे, तो फिर मुबारक हो तुमको, हमको क्या करना है, हम तो अपना काम करेंगे। क्या ये विपक्ष आज की तारीख में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है 2024 के चुनाव? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 2024 बहुत दूर है और उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनती है, क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनती है, मुझे नहीं मालूम। हम तो अछूत हैं, सियासी अछूत तो हम ही हैं,
तो अब ये तो बड़े लोगों का काम है, हम छोटे लोग हैं, हम क्या सोचेंगे। आप अपनी ओर से पहल नहीं करते हैं, ये अछूत का तिलिस्म तोड़ दें? आप अपनी ओर से बात नहीं कर रहे हैं कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से? देखिए, मेरी गरीबी में शाही है, और जितना मुझे दूर करेंगे उतना जनता के दिलों में अल्लाह जो है मेरी इज्जत और मुकाम को पैदा करेगा हमारी पार्टी की। तो ये तो अभी 24 बहुत दूर है, अभी तो 22 को देखना है, अभी गुजरात है, फिर उसके बाद आइंदा साल क्या है आपके कर्नाटका है, फिर 23 में तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान है, फिर 24 आएगा ना। राजस्थान का जिक्र किया, आपका अखबारों में छप रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी का ऐसा खौफ है कि 150 करोड़ का वहाँ ऐलान कर दिया गहलोत साहब ने अल्पसंख्यक के इलाकों में विकास योजनाओं का। फायदा तो हुआ ना हमसे, नुकसान कहाँ हो रहा है? जनता को फायदा ही हो रहा है। डरा रहे ना आप कांग्रेस को? डरा नहीं रहे, जनता का फायदा तो हो रहा है ना। देखिए, हमारी पार्टी के आने से, जमील की प्रेसिडेंट बनने से फायदा तो हो रहा है राजस्थान की जनता का, जो अब तक नहीं हुआ था। तो ये जनता अप्रिशिएट करे, भाई ये आदमी अभी आया है, चुनाव नहीं लड़ा है तो हमको मिल रहा है। जब वो चुनाव लड़ेगा, जो फायदा होगा तो और कितना फायदा होगा। तो लड़ेंगे ना राजस्थान आप? बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। चुनाव आपने गिनाए हैं, अब जितने 2024 तक होंगे हर जगह आप लड़ेंगे? राजस्थान तो जरूर लड़ेंगे, राजस्थान लड़ेंगे, कर्नाटक लड़ेंगे, बराबर लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के बारे में भी हम लोग जोनल सिस्टम पे टीम बना रहे हैं, उसका भी बताएंगे। अभी तो राजस्थान और कर्नाटका तो डेफिनेट लड़ेंगे। बैनुल अक़वामी ख्वाब जिसे कहते हैं, दुनिया का ख्वाब। ना ना बैनुल अक़वामी कहाँ, अरे हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कहाँ के, हमारी दौड़ गली तक कहाँ। अबे बड़े लोगों की बात है। गुजरात पे आ जाते हैं, आप गुजरात आए हुए हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। ये जो आप हमेशा हिस्सेदारी की बात करते हैं, क्या आपके अंदर ये साहस है कि आप यहाँ किसी मुसलमान को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दें? गुजरात में बात कर रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, मेरे जितने आप स्टेटमेंट उठा के देखेंगे, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप सीरियस जर्नलिज्म करते हैं। मैं आपकी तारीफ कापियों पे नहीं करना चाहता, मैं आप बता रहा हूँ। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मैंने कहा था कि आप किसी पार्टी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकते। आप अपनी लीडरशिप को बनाइए, कमज़ोरों की, मजलूमों की, गरीबों की लीडरशिप को बनाइए, ताकि विधानसभा जब जाएंगे आपकी आवाज़ को उठाएंगे, आपकी नाइंसाफ़ियों का जिक्र करेंगे, आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। तो ये मुझे इससे मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि मेरी कोशिश, हमारी टीम की कोशिश यही है कि हमारी हिस्सेदारी मिले, हमारी आवाज़ गुजरात की विधानसभा में जाए, ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठे। गुजरात की विधानसभा में कोई जाकर खामोश ना बैठ जाए किसी के डर से। मुमकिन है कि गुजरात में भी कोई मुस्लिम सीएम प्रोजेक्ट हो सकता है? अरे भैया, 1984 में आखिरी मर्तबा एक मुस्लिम एमपी जीता था। अब कौन जिम्मेदार है इसका? 27 साल से भाजपा यहां पर सत्ता में है, कौन जिम्मेदार है इसका? आप चलकर देखिए, जहां पर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज की आबादियां रहती हैं, वहां पर कौन सा यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हुआ है? गंदगी के पहाड़ लगे हुए हैं। तो ये सब चीजें हैं। रोड पर लाकर बच्चों को पुलिस की तरफ से पीटा जाता है, रेप करने वालों को सरकार छोड़ देती है। सारे मुद्दे तो अरविंद केजरीवाल उठा ही रहे हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि आएंगे तो तासीर बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे। चलिए दिल्ली का सीलमपुर देख लीजिए, जाफराबाद देख लीजिए, वही हाल जो यहाँ पर है वहीं पर है। सीलमपुर, जाफराबाद में गंदगी है, कचरे के अंबार लगे हैं, गंदा पानी। जिन इलाकों का जिक्र कर रहे हैं वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, कोई मैसेज है क्या इसके पीछे, इस जिक्र के? इसके पीछे मैसेज सिर्फ यही है कि ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, और जब डेवलपमेंट आता है तो डेवलपमेंट में भी कम्युनलिज्म दिखाते अपना। आप ही ने तो पूछा था ना दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर से कि बिल्किस बानो पर बोलिए, तो उन्होंने कहा कि स्कूल, शिक्षा की हम बात करेंगे। चलिए चलकर बताइए ओखला में क्या हाल है। ओखला में जो जमात इस्लामी का दफ्तर है, 2 गेट हैं, देख लीजिए क्या वहां पे क्या हाल करके रख दिया उन्होंने। ये आरोप चूंकि अभी तक बीजेपी पे लगता था डेवलपमेंट में कम्युनलिज्म करती है, आपने अब ये आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा दिया है। हम आपको उन जगहों का नाम देकर कह रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। अच्छा, हैरत की बात यह है कि MSDP की स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें सीलमपुर, जाफराबाद शामिल है, उस इलाके शामिल। अरे जो पैसा आ रहा है वो भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है ना। अब कौन जिम्मेदार है इसका? तो केंद्र सरकार और वहां की वो सरकार दोनों जिम्मेदार है।
तो एक बात और बता दीजिए कि सब अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर रहे हैं, क्या ओवैसी साहब किसी का ऐलान करेंगे? हम अपने विधानसभा की जितनी सीटें लड़ेंगे उसका फैसला हो जाएगा, उसके कैंडिडेट्स का मिलान कर चुके। हमारा मकसद दूसरा है। मकसद क्या है आपका गुजरात में? बीजेपी को हराना? बिल्कुल हराना है, बिल्कुल हराना है। तो अकेले नहीं हरा पाएंगे ना, आप तो सारी सीटों पे लड़ भी नहीं रहे, किसी के साथ तो आना ही पड़ेगा ना। आप अपने आप को अछूत कहते हैं, तो अकेले आप लड़ेंगे तो बीजेपी बन जाएगी ना, किसके साथ आएंगे? 27 साल से नहीं लड़े तो जीत रही है बीजेपी, ये कौन सी बात हो गई? 27 साल से हम नहीं लड़े हैं, अब लड़ रहे हैं, तो कौन जिम्मेदार है? बीजेपी कह रही इस बार तो रिकॉर्ड बनाएंगे, आधा वोट आप काटेंगे, आधा कांग्रेस, आधा आम आदमी पार्टी काट लेगी, वो टॉप पे जाएंगे। बीजेपी तो 27 साल से जीत रही है ना, तो आप उनको जिम्मेदार करार देंगे? वो लोग अपने मान लेंगे अपनी जिम्मेदारी कि हाँ हमारी नाकामी थी, हमारी बुज़दिली थी, हमारी कमजोरी थी, हमारी इनकैपेसिटी थी कि भाजपा जीत गई। वो भी तो ले ब्लेम प्ले। अरे हम आते हैं तो हम पे ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं। अरे हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम लड़ेंगे इलेक्शन। अब गोधरा में हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेट है, भरूच में है, आपके अहमदाबाद में है, कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।